अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से, मेरी टीम की जानिब से, 365 न्यूज़ की तरफ से वेरी हैप्पी न्यू ईयर्स। हम जानते हैं, हमें पूरी रियलाइजेशन है पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम को मुश्किलात का सामना रहा है, बिजली के बिल, महंगाई, हर किस्म की इश्यूज़ का सामना हमें करना पड़ा है। लेकिन जितनी भी मुश्किलात आएँ, अल्लाह ताला का ये वादा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। सो आसानी की उम्मीद के साथ इस नए साल का आगाज़ करें और हमारा मोटो है कि होप्स हाई, तो होप्स हाई रखें। और आप सब के लिए हमारी बहुत दुआएं कि ये साल पाकिस्तान के लिए खुशहाली का साल हो, तरक्की का साल हो, अमन के फ़रोग़ का साल साबित हो। और अमन की बात हो रही है तो साल के पहले दिन ही एक खुशखबरी से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, जो कि गुज़िश्ता 3 महीनों से बदअमनी, कशीदगी और इंसानी हलाकतों का शिकार खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम के हवाले से एक खुशखबरी सामने आई है। आज कोहाट में कबाइल की कशीदगी के बायस रास्तों की बंदिश और खुराक समेत अद्वियात की किल्लत से 60 से ज़ायद बच्चों की हलाकतों का शिकार ज़िला कुरम में सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए कोहाट में होने वाला कुरम अमन जिरगा जो है उसका इख्तिताम हुआ है और बड़े पॉजिटिव नोट पर हुआ है। 14 नुकात पर मुश्तमिल अमन मुआहिदे पर तमाम फरीक़ैन की जानिब से दस्तखत कर दिए गए हैं। जिरगा मेंबर मलिक सवाब खान और दीगर मेंबरान के मुताबिक फरीक़ैन ने मुकम्मल सीज़ फायर करने और असलहा हुकूमत की तहवील में देने पर इत्तेफाक कर लिया है, जबकि सीज़ फायर का मुआहिदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा और घरों में सिर्फ लाइसेंस याफ्ता असलहा ही रखा जा सकेगा। मुआहिदे के मुताबिक नुकसानात का अजाला सूबाई हुकूमत करेगी और अफगानिस्तान की जानिब से जारहियत और दहशतगर्दी की सूरत में मकामी कबाइल खुद दहशतगर्दों से मुकाबला करेंगे। मुआहिदे की दीगर अहम नुकात में टल पाड़ा चिनार रोड समेत तमाम बंद रास्ते और सड़कें खोलने पर इत्तेफाक भी शामिल है, जबकि फरीकैन फौरी तौर पर अपने मोर्चे भी ख़त्म कर देंगे। इसके साथ साथ मुआहिदे पर दस्तखत करने वाले फरीकैन को एपेक्स कमेटी के फैसलों का भी पाबंद बनाया गया है और कुरम अमन मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए एक 16 रुकनी कमेटी भी अगले 15 रोज़ के दौरान तश्कील देने का फैसला किया गया है। अमन मुआहिदे में ये शिक भी शामिल की गई है कि मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वाले अनासिर को हुकूमत की तहवील में दिया जाएगा और फरीकैन कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। कुरम की कशीदा सूरत हाल के बायस मजलिस वादतुल मुस्लिमीन कराची और सिंध के दीगर इलाकों समेत मुल्क के बाकी शहरों में एहतजाजी धरने भी दे रखे हैं और इसका मुतालबा है कि कुरम मुतासरीन को इंसाफ दिलवाया जाए। इसके साथ साथ नए साल के आगाज़ पर जो अहम तरीन इशू ज़ेर बहस है वो ये है कि हुकूमत और PTI के दरमियान मज़ाकरात का जो एक अहम तरीन दूसरा राउंड है वो कल यानी 2 जनवरी को होने जा रहा है, जिसमें PTI अब तक की इतलात के मुताबिक इमरान खान समेत दीगर कैदियों की रिहाई और 9 मई समेत 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबात पेश करने जा रही है हुकूमत के सामने। दूसरी जानिब हुकूमत बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि इमरान खान और दीगर PTI रहनुमाओं की रिहाई एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए करने पर ही राज़ी नहीं नज़र आ रही और वो ये मामला अदालतों की सवाबदीद पर छोड़ने का मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। लेकिन अब देखते हैं क्या होगा। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से इमरान खान को अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल किए जाने की ऑप्शन की शक्ल में एक दरमियानी रास्ता भी ऑफ़र किए जाने की मीडिया इतलात सामने आ रही हैं, जिसकी अलीमा खान जो कि इमरान खान साहब की हमशीरा हैं उन इस बात की तरदीद कर चुकी हैं और ये वाज़े कर चुकी हैं कि इमरान खान ऐसी किसी ऑप्शन या डील के लिए तैयार नहीं हैं। मजलिस वादतुल मुस्लिमीन कुरम अमले से कितनी मुतमईन है और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से क्या कोई अहम ब्रेक थ्रू हो सकता है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरबराह मजलिस वादतुल मुस्लिमीन और PTI मुज़ाकराती कमेटी के रुकन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देरीना साथी, या यूँ कहना चाहिए मुझे कि इमरान खान के देरीना साथी सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया, आपको नए साल की मुबारकबाद भी देंगे और दुआगो हैं आपके लिए भी, आपकी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहेंगे, आज जो अमन मुआहिदा हुआ जिस पर दस्तखत हुए उससे आप कितने मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो सन ऑफ साइल होता है वो वहाँ के हालात को बेहतर जानता है। जो वहाँ के एल्डर्स ने, जिन्हें मशरान कहते हैं वहाँ की इस्तिलाह में, जो मुआहिदा किया है, जब खुद अपनी इख्तियार से मर्ज़ी से मुआहिदा किया वहाँ अमन व अमान के लिए, एक मुसालमत अमेज़ ज़िंदगी गुजारने के लिए, बरादराना ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो मेरे ख्याल में इसको वेलकम करना चाहिए और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए और इस तरह इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमने जो धरने दिए थे ये ना किसी मसलक की बुनियाद पर थे, ना किसी पार्टी के ख़िलाफ़ थे, ना किसी इदारे के ख़िलाफ़ थे। ये एक इंसानी अलमिया जन्म दे चुका था, उसके मज़लूमों की आवाज़ बनने के लिए थे। फ़कत पाकिस्तान में नहीं, लंदन में, मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप के ममालिक में, अमेरिका में इस तरह से हो रहे थे। तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कल रात जो न्यू ईयर नाइट थी उस रात कराची में बड़ा जुल्म हो गया। कुछ लोगों को गोलियां,
एक शहीद हो गया, एक का घर, आज हम खुशियां न्यू ईयर के लोग मना रहे हैं, उसका घर उजड़ गया आज। काश हमारी हुकूमतों में सब्र हो, पेशेंस हो, तहम्मुल हो, बर्दाश्त हो। इंसान बड़ा कीमती होता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिंध की हुकूमत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रास्ते से इनहराफ किया है, बेनज़ीर भुट्टो के रास्ते से इनहराफ किया है और बेगुनाहों के लहू से अपना चेहरा रंग लिया है। ये मिटेगा नहीं इनके चेहरे से। हम तो केपी के गवर्नमेंट को रो रहे थे कि वो ना सही तरह से काम नहीं कर रही है, इनकम्पिटेंस है। वहाँ के जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे थे, जो वफाकी हुकूमत थी, अब इन्होंने देखे अब बिला वजह लोगों को मारा है, गोलियां मारी हैं, उलमा को मारा है। अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी का कंधा तोड़ा है बट मार के राइफल का। बुजुर्ग आलिम को मारते रहे ये, और बाज़ उलमा को जेल में डाल दिया है, दहशतगर्दी का पर्चा काट के बच्चों को डाल दिया। यकीनी तौर पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है। देखिए इनको पता ही नहीं है। मैं तो खुदा, मेरी बात सुनेंगे अगर नशर करें आप तो। जी जी जी। हमारा एक अलमिया इस मुल्क के अंदर, हमारा फ्यूडल जो था वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन गया, वो सियासतदान भी बन गया, वो ब्यूरोक्रेट भी बन गया है। वो हर तरफ से गरीबों का, हारियों का, मजदूरों का, बेचारे लोगों का इस्तेसाल होता है। एक गरीब मारा गया है, वो जो मारा गया है वो गरीब मारा गया है, किसी बड़े जनाब एलीट इलाके में रहने वाला नहीं मारा गया है। एक गरीब का घर उजड़ा है और मरवाया किससे? पुलिस से गोली मरवा दी है। वो भी गरीब होगा, पुलिस वाला सिपाही जो होगा। हैरानगी है कि गरीबों को गरीबों से लड़ाओ। ये कहाँ की क्या कहते हैं कि गवर्नेंस है? आपकी तो जिम्मेदारी है लोगों की जान और माल और नामूस की हिफाजत करना। आपके तो जाने बचाना जिम्मेदारी है, जाने लेना जिम्मेदारी नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बिलावल भुट्टो साहब को तवज्जो देनी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। इस तरह की फाशिस्ट रोल जो है ये खतरनाक है और ये इसके सिक्वेंसेस हैं, आसानी से लोग नहीं भूलेंगे इसको। सही है। अच्छा अलामा साहब, ये बताइए कि जो कुरम का वाकया हुआ और वहाँ पर जो एक कशीदगी देखने में आई, उसके बाद 3 माह का वक्त लग गया, आपको क्या लगता है ये 3 माह क्यों लग गए लोगों को आपस में बैठने पर और हुकूमत की तवज्जो मरकूज करने पर इस इशू की तरफ और फिर इस मुआहिदे के होने में? इसलिए कि सच बोलता हूँ मेरी बेटी, ये इसलिए कि ये तरजीहात में था ही नहीं, प्रायोरिटीज में था ही नहीं, सबसे नीचे था। इसकी कोई अहमियत और वैल्यू नहीं थी। पाकिस्तान ऐसा ही है, जहाँ एक मसला छोटा सा शुरू होता है, फिर मसला बनता है, हल नहीं होता है। आप देख लें, अभी आप न्यू ईयर मना रहे हैं, आप बलूचिस्तान के हमारे बहन भाइयों को देख लें। वहाँ एक मसला था, वो मसला ख़त्म हुआ, साल हो गए हैं और उसमें सख्त शिद्दत आ गई है। मसाइल हल नहीं हो रहे पाकिस्तान में, मसाइल बढ़ रहे हैं। क्यों? इनकम्पिटेंसी है, अहलियत नहीं है और फिर तवज्जो नहीं है, अहमियत नहीं अपने मसाइल को देते हैं। अपनी जिम्मेदारी को, सिर्फ पावर में आना जिम्मेदारी है, एंजॉय करना पावर को, वो समझते हैं कि हमारा बड़ा हदफ हासिल हो गया है। बाकी लोग आप एक देख ले, एक बंदा है, उसकी बेटा MNA है, एक बेटा सेनेटर है, एक बेटा ना, इसी तरह फैमिली, सारी फैमिलीज ने हमारे मुल्क को कैप्चर किया हुआ है, एलिट्स की फैमिलीज ने। और ये बेचारे गरीबों के दुख दर्द किसके दुख दर्द हैं? सही है, बिल्कुल सही है, जाहिर है। तरजीहात में उसकी कोई अहमियत ही नहीं थी, यानी सबसे नीचे रखा गया था उसको, शायद वहां पर भी ना हो। वाइल्ला ये 2-4-5 दिन में मसला हल होने वाला था अगर तवज्जो दी जाती। ठीक है। अच्छा तो अलामा साहब, फिर इस मामले में जब आप ये कहते हैं कि तरजीहात में ही शामिल नहीं था ये इशू हमारे, तो क्या आप इस मामले में अपनी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी जिम्मेदार ठहराते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान है? बिल्कुल जिम्मेदार ठहराते हैं। वहाँ का वज़ीर आला जिम्मेदार है, सूबाई हुकूमत सारे जिम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं। बेगुनाह जब मारे गए, इनके खून के जवाबदेह हैं। ये लोगों की भी में भी और खुदा की बारगाह में जवाबदेह हैं। आप जब हुकूमत में आए हैं, किस लिए आए हैं? लोगों की जान माल नामूस की हिफाजत करें, उनके लिए उनको हुकूक दिलवाएं, फैसिलिटेट करें, मुश्किलात दूर करें। आप तो मुश्किलात ईजाद करने वालों के साथ हो गए ना, आपने अहमियत ही नहीं दी। लिहाजा सूबाई हुकूमत सबसे पहले जिम्मेदार है। जंगों को रोकें, कत्लो-गर्दगी को रोकें, लोगों के घर न जलाने दें, किसी को सर न काटने दें, किसी को तमाशा न देखें। बिल्कुल सही है। इसीलिए ये जो मुआहदा हुआ है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत आम है। क्या विल है इम्प्लीमेंट करने की? वो जो 6 महीने, कई महीने से इसका तमाशा देख रहे थे, इम्प्लीमेंट करेंगे? हाँ, पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए, राय आमा होनी चाहिए। हमें इस पर बाकायदा मीडिया के अंदर हर जगह बात होनी चाहिए, ताकि इस मसले का वो हल निकालें, इम्प्लीमेंट करें। मेरी बेटी, मैं वाकई दस बस्ता गुजारिश करता हूँ अपने हुक्मरानों से, खुदा ना करी ना अवाम के ऊपर रहम खाएं।
ये बड़े मजलूम है पाकिस्तान के अवाम, बहुत मुश्किलात का शिकार हैं, इनकी कितनी मसाइल और मुश्किलात हैं, इन्हें हील करने की जरूरत है, इन पर प्रेशर है, साइकोलॉजिकली मसाइल पैदा हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है। खुदा के लिए इन्हें हील करो। आप पता नहीं कौन कौन सी दवाइयां खा के अपने आप को हील कर लेते हो, लेकिन इनके लिए हीलिंग क्या, इनके लिए आसानियां पैदा करो। बिल्कुल सही है। कराची में और मुख्तलिफ जो मुल्क में धरने जारी थे उनको आप खत्म करने जा रहे हैं या अभी भी एहतजाज चलेगा? देखिए मेरी बेटी, हमने तो वहाँ कोरम में मजलूम जो लोग धरने में एहतजाज, क्योंकि कई महीने से ना उन पर जुल्म और कोई आवाज़ ही नहीं सुनता था, तरजीहात में ही नहीं था, तो लिहाजा वो बैठ गए एहतजाज करने के लिए। हम भी उनके साथ बैठ गए कि इनका साथ होना चाहिए। आप यकीन कर लो मेरी बेटी, हम कोई मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम मजलूम होगा ना, हम उसका साथ देंगे। हमारे लिए मसलक मसला नहीं है, फिरका मसला नहीं है, इंसानियत मसला है। हमारा नबी रहमत लिल आलमीन था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इंसानों के लिए, आलमीन के लिए रहमत बन गए थे, खाली मुसलमानों के लिए नहीं। उन्होंने हमें सिखाया कि एक इंसान की जान बहुत कीमती है, बेगुनाह इंसान का कत्ल नहीं, का मुसलमान का कत्ल, तमाम इंसानों का कत्ल है। बिल्कुल सही है। तो अलामा साहब, फिर अब ये धरने खत्म हो जाएंगे? अभी अनाउंस हो जाएगा तो धरने खत्म हो जाएंगे। देखें हमारी माएँ बहनें बेटियां बच्चियां सर्दी में बाहर बैठी है, कोई शौक से बैठता है? अब मुझे बताए ना, अजियत में है ना, तकलीफ में है ना। और जब वहाँ जहाँ बैठे थे वहाँ दुआएं पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, नमाजें पढ़ रहे थे, दुआएं तवस्सुल पढ़ रहे थे, अच्छी बातें कर रहे थे, तरबियत, हम तो वहाँ पर बैठ के किसी के खिलाफ नारे भी नहीं लगाते थे, कुछ नहीं किसी को कह रहे थे। इन्होंने पता नहीं क्यों मारा है उलमा को। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि काश बिलावल भुट्टो इन पर तवज्जो दे। और देखे किस तरह से फाशिस्टों की तरह फिर वहां का वज़ीर आला देखे कैसे थ्रेट कर रहा है, अगर आपने धरने नहीं उठाए तो हम ये करेंगे वो करेंगे। मेरे भाई, जहां रात पर जब आपने नुमाइश चौरंगी पर अटैक किया वहां रास्ता बंद था, जाके फुटेज देख लें। आप इतने गुस्से में थे, आप टेंटों को आग लगा रहे हैं, आप उलमा को मारने के बाद, लोगों को मारने के बाद, उसके बाद लाउडस्पीकर को भी आग लगा रहे हैं। इतना आपको गुस्सा है, इतना गुस्सा है। गुस्सा हराम है अल्लामा साहब, यही तो बात है। शरई तौर पर, बिल्कुल शरई तौर पर कोई भी किसी को नुकसान माली पहुंचाता है उसकी जिम्मेदार है, जवाबदेह खुदा की बारगाह में। बिल्कुल सही है। लोगों को गुस्सा दिलाना, अग्रेसिव करना, हमें लोगों को नॉर्मल करना चाहिए, ना गुस्सा दिलाना चाहिए जवानों को, प्यार से बात करनी चाहिए। मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी जान, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा शहर है, हमने इसे संभाल के रखना है। मेरी जान थोड़ा सा इस तरफ हो जाओ मेरे बेटे, रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, मरीज है, एम्बुलेंस जा सकती है, लोगों के काम काज है, थोड़ा सा इस तरफ हो जाओ, प्यार से हो सकता है सारा कुछ। अच्छा, अब अलामा साहब ये बताइए कि कल एक और बड़ी अहम बैठक होने जा रही है, आपके इतिहादी हैं, आप उस कमेटी के मेंबर भी हैं, उस फ्रंट पे आप होते क्या देख रहे हैं? कल आप जाएंगे? मैं अर्ज करता हूँ जी। इससे पहले एक बात बता दूं कि हम KPK गवर्नमेंट में ना हमारी पार्टी का कोई वजीर है, ना कोई मुशीर है, ना कोई पॉलिटिकल असिस्टेंट है, ना कोई फोकल पर्सन है। यहाँ तक कि हमारा जो वहाँ का कोरम का तहसील का जो चेयरमैन है, इलेक्टेड नुमाइंदा है, आज तक उसके साथ किसी किस्म का तावन नहीं किया गया। ठीक है, सुतीली मां जैसा सलूक है। लिहाजा हमारा जो ताल्लुक है वो इमरान खान के साथ है, जिस पर हमने साइन किए थे। मैं उस साइन उस जो दस्तखत किए ना उसका मैं गिरवी हूँ। लिहाजा इनको छोड़ दे, हमें इत्यादी हैं क्या है, हमारा कोई इस हुकूमत में कोई सही नहीं है। पहली बात यह है। दूसरी बात ये देखे, मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी होते हैं, सियासी जमातों के दरमियान, सियासी पार्टियों के दरमियान होने चाहिए। बिलाखिर मुल्कों में जंग होती है ना, फिर भी बातचीत हो रही होती है, आखिर में टेबल पर आके बैठते हैं, मसाइल हल करते हैं। पाकिस्तान के सियासतदानों को इस काबिल होना चाहिए, इतना बलूग होना चाहिए, इतना रुश्द होना चाहिए कि ये अपने मसाइल को बैठ कर मसाइल को हल करें। अब देखें, और मुज़ाकरात के ज़रिए वे आउट निकलता है। अगर कोई जेन्युइन डिमांड्स हैं वो उनको पूरा करना चाहिए, और हुकूमत को शरह सद्र का मुजाहरा करना चाहिए। देखिए, हुकूमत के पास पावर है, शरह सद्र ये है गुड जस्टर दिखाएं। जिन MNA और MPOs को उठाया जाता है, तशद्दुद किया जाता है पंजाब के अंदर बिलखुसूस, वो ना करें, घरों में ना घुसें। इसी तरह से सेनेटर एजाज चौधरी हैं, सेनेटर हैं, उनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी कर दें, सेनेट के इजलास में आ जाए, उनका हक है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, बुजुर्ग खातून है, वो दहशत गर्द नहीं है, पढ़ी लिखी खातून है, डॉक्टर है, ये दहशत गर्द नहीं है। जैसे आज कराची में उलमा के ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे काटे, ये दहशत गर्द है जो पुरसुकून बैठे हुए थे। ये बहुत गलत है। बाज़ औक़ात आप एक दहशत गर्दी का लफ्ज़, इसको आप इतना बदनाम कर दिया है लोगों को, फिर जनाब वो जो असल दहशतगर्दी में फर्क करने में मुश्किल होगी। बिल्कुल, वो फिर वो नहीं कातिल नजर आता, एहसानुल्लाह एहसान। अच्छा, दहशतगर्द अगर ये है तो वो फिर वो भी नहीं है, सारी दहशतगर्द नहीं है। तो मेरे ख्याल में लफ्जों का भी दुरुस्त इंतखाब करना चाहिए और गलत अफियार भी नहीं काटनी चाहिए।
लिहाजा पॉलिटिकल वर्कर का एहतराम होना चाहिए। आपको नहीं तो लगता उसको है डंडे कि मार के हुकूमत जख्मी करो, उसको इमरान जेलों खान में की डाल रिहाई दो। कर देगी इन टॉक्स के नतीजे में? मेरी बात सुने, इमरान खान ने ये कहा है मैं कोई रिलीफ नहीं चाहता हूँ कि मुझे आप बनी गाला भेज दें या कहीं भेज दें। वो अपनी इंसल्ट समझता है, बल्कि गाली समझता है ये बात अपने लिए। वो चाहते हैं कि जो कानून को अपना रास्ता आगे लेने दे, अदालतों पर बोझ न डाले कि दिन को रात को 24 घंटे लगे रहें और प्रेशराइज करके फैसले ना कराएं उनसे ना। अब देखें जब नीचे फैसला होता है बड़ी अदालत में जाके वो खत्म हो जाता है, क्योंकि केस में कुछ है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाए, मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान के अवाम मायूस है, नाउमीद है, सिस्टम से ही पर एतमाद खत्म हो चुका है उनका, मायूसी और नाउमीदी आ चुकी है। इनको हील करने की जरूरत है और हुकूमतों को अपने इकदाम से करना चाहिए। जैसे बाद मीडिया में ऐसी खबरें चलती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, कि लोगों के जहन के ऊपर अटैक होता है, इसी तरह से हुकूमतों के इकदाम के भी लोगों के जहन पर अटैक होते हैं और लोग नफसियाती मरीज बन जाते हैं। इससे लोगों को बचाना है, निकालना है, और हुकूमत को चाहिए कि गुड जस्टिस दिखाए, अच्छी फैसिलिटेशन करे, और इस जो कमेटी है इसको फ्रीक्वेंटली इमरान खान के साथ मुलाकातें कराएं ताकि चीजें जो है ना आसानी के साथ आगे बढ़ सके। ठीक है, और आप जाएंगे कल के इजलास में? अलामा साहब क्विकली बता दीजिए। मैं पहले तो सोचा था कि नहीं जाऊंगा, लेकिन आज पीटीआई की एक मोहतरम शख्सियत ने मुझे रिक्वेस्ट की तो मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। और पहले क्यों नहीं सोचा था आपने कि आप जाएंगे? ये कुरम के मसले की मैं नाराज था वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के उस अमल से, जो वहाँ पर वो तवज्जो नहीं थी सही तरह से, और वो वसाइल जो खड़े हुए थे। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अल्लामा राजा नासिर अब्बासी साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और उनका भी यही पैगाम था कि जो मसला मोहब्बत से, प्यार से, अमन से हल हो सकता है उसमें तशद्दुद का अंसर नहीं होना चाहिए। नए साल पर हम मौजूदा सियासी मंजरनामे पर तफसीली बात करेंगे, जिसमें एक तरफ हुकूमत और पीटीआई मज़ाकरात का शोर है, तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी मुआशी कामयाबियाँ गिनवाने में मसरूफ़ हैं। और इस तनाजुर में 2025 गुज़िश्ता साल से कितना मुख्तलिफ साबित हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। जी बस, हैप्पी न्यू ईयर अब्बासी साहब। आपको भी मुबारक हो। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए ये साल, दुनिया आलम इस्लाम के लिए ये साल, फ़लस्तीनियों के लिए बहुत अच्छा साबित हो और पाकिस्तान की ख़ास तौर पर तरक्की का साल हम इसको कह सकें। आपको क्या समझ आ रहा है कि 2025 में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? पाकिस्तान की आउटलुक क्या होगी? पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए, ये आपके रवैये और अमल पर डिपेंड करता है। अगर आपने वही रवैया रखा जो इस साल था तो फिर बदकिस्मती से हम कहीं नहीं जा रहे। अगर हमने अपना रवैया दुरुस्त किया, जो हमारी जमहूरी या पार्लिमानी इक़दार हैं, जो हमारा रवैया है मईशत की तरफ, फिर हमेशा हालात बेहतर हो सकते हैं। जितने हालात बुरे हैं ऐसे तो बुरे हो नहीं सकते, लेकिन आपको अपने सोच को और अमल को बदलना होगा। सही है। अच्छा, जो वैसे आपकी होप है इस चीज़ में, आपको उम्मीद है कि यही होगा कि बेहतर होगा? मैं उम्मीद, रवैयों में तब्दीली आएगी तो मुश्किल लगता है। रवैयों में तब्दीली ज़रा ज़्यादा आपको होपफुल नहीं है? जो है माजी को अगर आप देखें तो वो चीज़ नज़र नहीं आती बदकिस्मती से। ये अफसोसनाक बात है लेकिन ये हकीकत है। सही है। अच्छा, और अब कल भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, टुडे इज़ फर्स्ट, कल है सेकंड, और 2 फरवरी को एक सेकंड राउंड होना है पीटीआई और गवर्नमेंट के टॉक्स का। उन टॉक्स के वाले से आपकी क्या उम्मीदें हैं? कुछ उससे निकलेगा या ज़्यादा आपको? कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं, ये इसमें कुछ नहीं हो सकता। अगर उन्होंने मुल्क की बात करनी है, अवाम करनी है, मुल्क की तरक्की की बात करनी है, मुल्क की जमहूरियत के जो मसाइल हैं उनकी बात करनी है, उसका फ़ोरम जो है वो उनको अवाम ने दिया है, जैसा भी दिया है, टूटा फूटा जो भी दिया है। किसी के पास फॉर्म 45 है, 47 है, तो वो पार्लिमान है। पार्लिमान में बात करें, अवाम के सामने बात करें। बंद कमरों में क्या एजेंडा है उनका, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस कमेटी में तो दोनों साइड पे, तो एक साइड पे तो चलें पीटीआई के मेंबरान बैठे हैं, दूसरी साइड पे तो कमेटी में पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों के भी लोग हैं, गवर्नमेंट के इत्तेहादी वही है ना, हमेशा दो फरीक ही होंगे। तो क्या बात करेंगे, किस बात पर बात करेंगे? ये तो आपने बड़ा एजेंडा क्वेश्चन बताए उठाया। ना, मैं पूछे ना, बताइए कि आप बातचीत किस बात पे कर रहे हैं? पीटीआई तो ये कहती है कि हमें शफाफ अदालती प्रोसेस मिल जाए और हम डील नहीं मांग रहे अपने लीडर की रिहाई के लिए, लेकिन हम अदालती प्रोसेस को शफाफ चाहते हैं और जुडिशल कमीशन चाहते हैं। उनकी तो ये डिमांड है जो कि शायद गालिबन कल सामने भी आ जाएगी। गवर्नमेंट आपको क्या लगता है क्यों बैठी है पीटीआई के साथ? गवर्नमेंट दबाव में है, गवर्नमेंट के पास मैंडेट नहीं है और हुकूमत चल नहीं रही, इसलिए
उनको भी बैठना पड़ता है। बदकिस्मती से ये जो लोग वहाँ बैठे हैं वो फैसला करने की पोजीशन में भी नहीं है। वो जो बातचीत करेंगे वो लेकर जाएंगे आगे आगे, ऊपर नीचे, जहाँ भी लेकर जाएंगे के लेकर जाएंगे। बहरहाल कहीं वो जाएगी। जी ठीक है। फैसला उस टेबल पे नहीं होगा, फैसला वो जाएगा। ये बातें हो रही हैं, लेकिन फिर देखिए बात ये है कि ये तो एक किस्म की जो मसाइल पैदा करना है उनका हल सही निकाल है। रहे हैं ना। हाँ, जो जुडिशियल प्रोसेस क्या मिलेगा, आपने आईनी तरमीम करके सारा प्रोसेस ही खत्म कर दिया है। जुडिशरी तो पाकिस्तान में खत्म हो गई, तो आपको रोजमर्रा की बुनियाद पे आपको उसके मसाइल नजर आएंगे कि ये हुआ क्या है, और 26वीं तरमीम है। लेकिन फिर अब्बासी साहब होप स्टॉक्स के हवाले से तो पूरा पाकिस्तान, खासे मतलब सियासतदान बड़े होपफुल हैं कि चलो भाई फाइनली अल्लाह अल्लाह करके कुफर टूटा और अल्लाह अल्लाह करके दोनों जमातें ऐसी हैं जिनकी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन थी, साथ बैठ गए हैं। आपने तो बिल्कुल ही उनको मल्टीप्लाई बाय जीरो ही कर दिया। पहले भी बड़े बैठे हैं, मैं खुद बैठा रहा हूँ ऐसी, लेकिन वहाँ पे बात कुछ होती नहीं है, वहाँ हल निकलता नहीं है, क्योंकि दोनों जो साइड होती हैं वो फ्री नहीं होती डिसीजन करने के लिए। मैं तो 3 बार तो मैं खुद इसका हिस्सा रहा कि बैठा गया, और वो इश्यूज थे, बड़े क्लियर इश्यूज थे। यानी एक नैब का क्या करना है उसका था, नैब की तरमीम थी, जहाँ पीटीआई, हम अपोजिशन में थे, हम बैठे, फैटफ के बिल थे, कुछ और बिल थे, वो लेजिस्लेशन थी। अच्छा, उस पर भी जब तय हो गई बात कि ऐसे करेंगे, तो पीटीआई वाले गए, वापस आए, उन्होंने कहा खान साहब तो मानते नहीं हैं, तो बस हम घर चले गए। जो सारा वक्त था वो ज़ाया हुआ, फिर वही गाली गलौज जो पहले वाले थे फिर शुरू हो गया। तो ये बात कुछ मुझे बनती नज़र नहीं आती, क्योंकि पोजीशंस बड़ी एक्सट्रीम और बड़ी फर्म है। अब दोनों पीछे हटने की पोजीशन में नहीं है। ये हमने सियासत को फतह और शिकस्त में बदल दिया है, एक जीतेगा और एक हारेगा। इस तरह सियासत हो नहीं सकती। विन विन कुछ नहीं हो सकता इसमें। नहीं, विन विन है नहीं ना, उसमें नजर नहीं आता ना। आपकी पोजीशन जो आपने ली है वो जीरो सम वाली है, यानी अच्छा, ठीक। फतह और शिकस्त वाली है। तो सियासत इस तरह चलती नहीं है, इसलिए मुझे अल्लाह करे कुछ निकल आए, पर मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आती। अच्छा, तो फिर जब उम्मीद हमें टॉक से नज़र नहीं आती तो फिर मामला हमें तो एक एहतजाज की भी कैफियत नज़र आती है कि कहीं कहीं फिर एहतजाज भी शुरू हो सकता है। सिविल नाफरमानी की तलवार वैसे ही पाकिस्तान पे लटक रही है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कल से वैसे चल रही है, और हमने सोचा कि नाजरीन के लिए थोड़ा सा एक लाइटर मोमेंट भी रखें प्रोग्राम्स में। आज पहला दिन है नए साल का, बहुत ज़्यादा सख्त करख्त सियासत पर बात ना करें। अब्बासी साहब, आप वज़ीर आज़म रहे, आपने भी एहतजाज देखे हैं अपनी वजारत उज़्मा में। एक एहतजाज वो है कि भाई डी चौक पे आएंगे हम और ये करेंगे वो करेंगे, और दूसरा एक एहतजाज का तरीका है जो कल शहबाज शरीफ साहब ने बताया। आई एम नॉट श्योर कि आपने वो क्लिप देखा है उनका या नहीं देखा। अब्बासी साहब को हम नाजरीन वो क्लिप दिखाते हैं, फिर अब्बासी साहब से पूछते हैं कि इनका तरीका एहतजाज, काबिल कबूल तरीका एहतजाज कौन सा है और कौन सा हो सकता है। ज़रा दिखाएं जी क्लिप। मैं एक दफ़ा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई। फिर मैंने जो हमारे होस्ट थे, मैंने लगा उनसे पूछ लें, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर ऊ, जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अंदाज़ा करें। काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके एहतजाज, आवाज़ निकाल के। अब एहतजाज का कौन सा तरीका हमारे मुल्क में राइज होना चाहिए कि भाई ये काबिल कबूल है सबके लिए, इस तरीके से एहतजाज करें? या तो ये आवाज़ वाला ऊ करके आवाज़ निकाल के एहतजाज करने वाला तरीका है, या वो है कि भाई हम डी चौक पे धरना देंगे, आके बैठेंगे, जो करना है कर लो। सुनने वाला हो तो ऊ से भी काम चल जाता है। आगे से गोली चलाने वाले हो तो फिर ऊ से काम नहीं चलता, किसी पत्थर पत्थर मारना पड़ता है। लेकिन ये ऊ वाली स्ट्रैटेजी वैसे इमरान खान साहब या पीटीआई को समझ में आएगी कि वो आवाज़ से एहतजाज करें कि हम नारा लगाएंगे कि हमें नामंजूर या समथिंग कुछ ऐसा? हुकूमत का काम है कि ऐसा माहौल पैदा करे कि ऊ से भी काम चल जाए। ये कैसे? अब अगर आप कह तो हो रहे हैं वैसे, वो तो कह रहे हैं कि ऊ करके आप काम चलाएं, हम हो सकता है, फिर हो सकता है फिर वो सुनने की रवैया आपको बेहतर करना पड़ेगा ना। वहाँ मैनेजमेंट है वो ऊ से सुन लेती है, जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो ऊ की आवाज़ को समझते हैं कि ये वर्कर कुछ मुश्किल में है, इनकी बात सुननी चाहिए। हम तो सुनने को तैयार नहीं है। आप मैं वही रवैये की बात कर रहा हूँ। आप जब से ये हुकूमत आई है, इसके जो कानून बनाए जरा उनको मंगा के देख लें। एक से एक काला कानून बनाया, जिसको कल आपको रिवर्स करते भी कई साल लग जाएंगे, या आपको
दिहाइयाँ लग जाएंगी। लेकिन हमारा एक मसला ये भी है वासी साहब कि जो ओपोजिशन में होता है वो तो कहता है कि भाई ये काला कानून है और इसको आप रिवर्स करें, लेकिन जब वो फिर पावर में आते हैं तो उनकी भी शायद ऐसे प्रेशर का सामना होता है। प्रेशर नहीं होते उनको, वो कहते हैं बड़े फायदे की बात है, मैं अपोजिशन को दबा लूंगा इसको इस्तेमाल करके, तो फिर वो भी रिवर्स। हाँ, वो भी रिवर्स नहीं करते, इसलिए होते नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ जो काला कानून बन जाए वो सबको फायदेमंद नजर आता है। सही है, जो भी इक़्तिदार में, और हमेशा इक़्तिदार में वही होता है अमूमन जिसके पास अक्सरियत हो। ठीक है, हमारा तो अल्लाह का करम है कि अकलियत से भी काम चल जाता है। काम चल जाता है। अच्छा, अब अजीज साहब ये बताएं कि फाइनली अमेरिका के प्रेशर की बात हो रही है, क्या पाकिस्तान पे अमेरिका का प्रेशर पड़ेगा या पड़ रहा है? जो रिचर्ड ग्रेनल की ट्वीट्स आई या आने वाले जो सदर हैं वहाँ पर 20 जनवरी को हल्फ उठाएंगे, आज से कोई 19 दिन बाद, उधर से कुछ प्रेशर आता है या कोई ऐसी डिमांड आती है आपको नज़र आती है कि जिसका शायद हुकूमत मुकाबला ना कर सके? या आप अपनी जो खारजा सूरत हाल है जिस वक्त मिडल ईस्ट के ख़ास तौर पे हालात हैं, मुझे पाकिस्तान पे कुछ खारजा पॉलिसी के हवाले से दबाव नज़र आता है। अच्छा। मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा। उसके लिए अभी से आपको तैयारी कर लें, अपना घर मजबूत करें, जो निफाक है, जो इंतशार है, उसको ख़त्म करें, ताकि आप एक कौम की आवाज़ से बात कर सकें। और उस दबाव में इमरान खान की रिहाई भी शामिल हो सकती है? नहीं, रिहाई एक सानवी बात है। ठीक है, रिहाई का उनसे ताल्लुक नहीं है, वो बात जरूर कर देंगे ह्यूमन राइट्स के हवाले से। वो भी आपकी गलती है ना, जो आप कानून बनाते हैं, जिस तरह आप अमल करते हैं। अब ये मे नो का मामला थे, सिविल कोर्ट्स में ट्रायल करते हो भी रहे हैं, वैसे वो हो भी रहे, और फिर कुछ मिलिट्री कोर्ट्स में चले गए, वो फिर उनको एक मिल जाता है एक तरीका, जवाब मिल जाता है बोलने का, आपको दबाव डालने का जवाब मिल जाता है बोलने का। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे और हमने थोड़ा सा आज के सेगमेंट को लाइटर रखने की कोशिश की और हमने इनसे जानने की कोशिश की कि इनकी थॉट्स क्या हैं, किस तरह से एहतजाज होना चाहिए, क्या ऊ की आवाज़ से एहतजाज होना चाहिए या एहतजाज बाकायदा फुल थ्रॉटल होना चाहिए। वक्फे की तरफ मुझे जाना है, वक्फे से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अदम बर्दाश्त जो पाकिस्तान के मुआशरे में, चाहे हम सियासत की तरफ देखें, चाहे नॉन पॉलिटिकल बात हो रही हो, अदम बर्दाश्त इतनी ज़्यादा क्यों हो गई है हम में। साल 2024 में हमने एहतजाज देखा, तशद्दुद देखा, मार धाड़ देखी, इल्ज़ामात की भरमार को बर्दाश्त किया और अदम बर्दाश्त का एक मजमूई रवैया देखने में आया। नए साल में अब हमारा बतौर कौम और बतौर फ़र्द ज़ाती और समाजी मोटो क्या होना चाहिए और अपने रवैये हम कैसे बदल सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, जो कि एक दानिश्वर हैं, उस्ताद भी हैं। ये कौमों को शेप देने वाले वो अहम किरदार हैं जो मुआशरों में कौमें बनाने का काम करते हैं। अगर मैं सही गलत नहीं कह रही तो ऐसा ही है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह मुझे वैसा बना दे जैसा आप गुमान कर रही हैं। नहीं सर, आपको अल्लाह ताला ने वैसा हुआ है, तभी तो आप को लोग इतना जानते हैं और इतना मानते हैं। आप जैसे उस्तादों की ही तो कदर करनी चाहिए। सर ये बताइए कि अब पहले, सबसे पहले आपको मुबारक हो नए साल की, आपके लिए अल्लाह ताला इसको मज़ीद तरक्की और खुशहाली का साल बनाए समेत पाकिस्तान के। ये बताइए कि हम रवैयों की जब बात करते हैं, आपसे पहले प्रोग्राम में शायद खाकान अब्बासी साहब थे, वो ये कह रहे थे कि जब तक रवैये नहीं तब्दील होंगे तब तक नताइज तब्दील नहीं हो सकते। इज़ इट टू लेट फॉर अस कि अपने रवैये तब्दील करें, या इस साल के आगाज़ में अगर इसको हम अपना मोटो बना लें तो ये चीज़ पॉसिबल है? क्योंकि लोग कहते हैं ना आदात पुख्ता हो जाएं तो बदली नहीं जा सकती। कितना ये दुरुस्त है? आप कितना मानते हैं कि रवैया अब भी बदला जा सकता है, बतौर कौम भी और बतौर इंडिविजुअल भी? देखिए, किसी कौम का रवैया बदलने का मतलब ये होगा कि उसके अंदर जितने अफराद हैं उनमें से एक सिग्नी तादाद के लोग का रवैया तब्दील हो जाए। कौम का रवैया ऐसे किसी एकेडमिक यानी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के साथ तब्दील नहीं होता, या ऐसा नहीं होता कि ऊपर से कोई ऐसे फूंक मार दी जाए और पूरा रवैया तब्दील हो जाए। उसके लिए एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लोग बंदे होने चाहिए कि जिनके रवैये एक उस तरह के एक्सेप्टेबल रवैये हों। इसलिए मैं तो शिफा अपनी जिंदगी के हिसाब से ये सोच रहा हूँ कि हम यहाँ बैठकर जितना मर्जी पॉलिटिकल हालात के मुतल्लिक, मुआशरे में क्या खराबी हो गई है, यहाँ क्या मसाइल हैं, इस पर हम जितना मर्जी शोर मचाते रहें। एक अवेयरनेस, एक नॉइस लेवल तो क्रिएट होगा, लेकिन असल काम यह है कि हम एक एक फर्द को पकड़कर उस पर मेहनत करना शुरू करें और अफराद की तरबियत करना शुरू करें। और मैंने अपनी जिंदगी के इस हिस्से में यह महसूस किया है कि एक एडल्ट का चेंज होना, जैसे आपने सवाल किया कि आप भी चेंज हो सकता है, एडल्ट सिर्फ एक सूरत में चेंज हो सकता है, अगर एडल्ट खुद चाहे कि मैं चेंज होना चाहता हूं। लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है जो पैदा हो चुके हैं और आने वाले वक्तों हमारे पास पोटेंशियल मदर्स हैं जो कि अल्लाह ताला उनको औलाद देगा,
तो मैंने तो अपनी जिंदगी को मुख्तस कर दिया है कि मैं उस आने वाली नस्ल के लिए काम करूंगा, और जो छोटे बच्चे हैं उनकी तरबियत कैसे करनी है वालिदैन ने, उसके ऊपर मेहनत करूंगा। यही एक तरीका मुझे नजर आ रहा है जिससे 10-15 साल बाद रवैया तब्दील होगा पूरी की पूरी कौम का। मुझे तो इसके अलावा कोई शॉर्टकट नजर नहीं आ रहा। तो पता नहीं मैं अपनी बात समझा सका हूं कि नहीं समझा सका। बिल्कुल सही। लेकिन आप प्लीज आओ, सवाल पूछेंगी तो उसमें से फिर इंशाल्लाह और बातें निकलेंगी। मैंने आपसे जो सवाल रवैये का पूछा वो इसलिए भी पूछा कि एक तो रवैये वो लोग शेप करते हैं जो कि आप जैसे होते हैं, यानी कि असातिज़ा या हमारे घर वाले बड़े बुजुर्गान, और दूसरा रवैया एक जो कौमों को शेप करता है वो होता है लीडरान का, जो कि हमारे सियासी लीडरान होते हैं या किसी और फील्ड का कोई लीडर है, आईटी प्रोफेशनल है कोई जो बड़ा लीडर बनकर सामने आया और उसके फॉलोअर्स डेवलप हो जाते हैं। इन लीडरान को जो डिफरेंट शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं उनको कितना केयरफुल होना चाहिए जब वो कोई बात कर रहे हैं, कोई स्पीच कर रहे हैं, कोई सियासी जलसे में खिताब कर रहे हैं। जोश खिताबत और है और किसी कौम को शेप करने का विजन और है। आपको हमारे लीडर्स में ये चीज़ नज़र आती है, और अगर नहीं आती तो उसको कैसे इंस्टिल किया जाए, क्योंकि वो टॉप टू बॉटम आता है। मैं किसी लीडर को पसंद करती हूँ, मैं उसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करूंगी, मुझे लगेगा जो कह रहा है ठीक कह रहा है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बड़ा लीडर तो नहीं पैदा हुआ पाकिस्तान में, वो जो कहते थे ठीक कहते थे। हालांकि लोगों को, अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात मैं आपको बताऊं, लोगों को पश्तो में उनकी बात समझ तो नहीं आती थी, लेकिन वो कहते थे जो कह रहा है सच कह रहा है। जी, उसके लिए एक किरदार की जरूरत है ना। हम लोग ये नहीं कहते, लोग इस बात पर नहीं बात मानते कि क्या बात कही जा रही है, लोग इस बात पर बात को मानते हैं कि कौन कह रहा है। तो वो जो कौन बनने के लिए जो अपने मेटल को बनाना होता है, वो उसके लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है। मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं। देखिए, मैं बहुत ही अफसोस के साथ ये बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि कम से कम हमारे जो पावर स्ट्रक्चर में ऊपर 5-6 लेवल्स हैं ना, जो 5-6 पावर स्ट्रक्चर्स हैं, वो पिछले 20-30 साल में तो ये बात साबित नहीं कर सके कि वो उस तरह का रोल मॉडल क्रिएट कर सकते हैं कि जिसको देखकर उनके फॉलोअर्स या उन अवाम वो उसको कहें मैं इस जैसा बनना चाहता हूं। इस तरह का कोई आइडियल इन 5-6 पावर स्ट्रक्चर्स में तो पिछले 30-40 सालों के अंदर नजर नहीं आया। इंडिविजुअल अच्छे लोग जरूर मौजूद होंगे, मगर इज्तमाई असर अंदाज इन्फ्लुएंस करने वाला बंदा जो उस तरह के किरदार को डेवलप कर दे कि जिस किरदार से पूरी की पूरी, जैसे अब जापानीज हैं, जापानीज का एक किरदार है जो आपको हर जापानी में नजर आएगा। वहां कातिल भी होंगे, क्रिमिनल लोग भी होंगे, लेकिन एक मजमूई किरदार जापानी कौम का आपको नजर आएगा जी। जर्मन कौम का एक किरदार नजर आएगा, अरब का एक करैक्टर नजर आएगा। लेकिन हमारे यहाँ मैं चूंकि वक्त गुजरता जा रहा है, हर शख्स के पास ही वक्त लिमिटेड है, गुजरता जा रहा है, और मैं एट द एज ऑफ 63 ये समझता हूं कि इन ऊपर के 5 के पावर स्ट्रक्चर्स के ऊपर कोई अल्लाह ताला अपना फजल और करम के जरिए उनके अंदर एक तब्दीली ले आए तो ले आए, लेकिन हमें इस कौम को बचाने के लिए अब बॉटम टू टॉप वाला ही इफेक्टिव रास्ता नजर आ रहा है। अच्छा। लेकिन अगेन, क्योंकि इसके अलावा मुझे तो कोई चारा नजर नहीं आ रहा, वरना होता तो 70 साल में हो चुका ना होता। अगर आप 70 साल से अपने पूरे कौम के वो देखें ग्राफ को, तो वो तो बड़ा मुश्किल है वैसे डॉक्टर साहब। और लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि लोग ये कहते हैं कि भाई अभी 70 साल तो हुए हमें आज़ाद हुए हुए, देखो अमेरिका कहाँ था 70 साल में, औरत वोट नहीं डाल सकती थी। तो एक ये काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आता है कि अभी वक्त इतना नहीं हुआ हमें बने हुए, जब आगे मजीद 7500 साल होंगे तो शायद हम मजीद बेहतरी की तरफ चले जाएं। लेकिन शिफा, चाहे हम आगे ना गए हों, मगर हमारी डायरेक्शन तो उस तरफ हो ना। जैसे ये कि अब आपको कराची जाना है इस्लामाबाद से और मुंह आपने गिलगित की तरफ किया हो, तो फिर आप कहें कि नहीं मैं मूव नहीं कर रहा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो 10 दिन ही गुजरे हैं। तो वो तो ये कि हमारी डायरेक्शन तो सही होनी चाहिए ना, हमें मालूम तो होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको कौन सी चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक लगी? अगर पिछले साल की बात करें, आपने ऐसा क्या देखा या सुना जो आपको बड़ा तकलीफ दे लगा हो, आपको लगा हो कि भाई ये हम क्या कर रहे हैं अपने साथ? देखिए, पिछले 24 साल के अंदर तो कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जो काबिल फख्र हो। हमारे जो पॉलिटिकल निज़ाम जो है उसके ऊपर अगर हमें कोई एतबार था तो वो एतबार बिल्कुल जाता रहा। हमें यानी आम लोगों को ये पता लगा कि ये जहां जो हम वोट देने जाते हैं और जो हम अपनी राय का इजहार करते हैं, बेसिकली उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और हमारे वोट डालने से ये पता नहीं चलेगा, हमारी राय जो रिफ्लेक्ट नहीं होगी हमारी लीडरशिप के अंदर, तो वो ये एक बहुत बड़ा बदकिस्मती हुई है। और इसके अलावा यानी मैं किसी पार्टी को फेवर नहीं कर रहा, मैं किसी को, मेरे पास तो ऑनेस्टली इतना वक्त ही नहीं होता कि अब मैं इस पॉलिटिकल सारी चीजों को देखूं। लेकिन ये कि पिछले साल के अंदर हमारे कौमी लेवल पर तो चीजों के अंदर मुझे तो कोई काबिल फख्र बात नजर नहीं आती।
और लिहाजा जब हमें कोई चीज काबिल फख्र नजर नहीं आती तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास बहुत सारी कैपेसिटी है इंप्रूव करने की। मुझे तो प्रॉब्लम्स में से हमेशा यही नजर आता है ना कि हमें इम्प्रूव, हाँ, हमारे पास इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा एबिलिटी है, और इम्प्रूव करने का यही हल है कि हम सब इंडिविजुअल कोशिश करें कि मैं वैसा पाकिस्तानी बन जाऊं जैसा एक पाकिस्तानी को होना चाहिए, मैं वैसा मुसलमान बन जाऊं जैसा एक पाकिस्तानी को होना चाहिए। एक्सटर्नल फैक्टर जितने मर्जी इन्फ्लुएंशियल हो, जावेद इकबाल के ऊपर और शिफा के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। मैं अपना और आपका नाम इसलिए ले रहा हूं कि हम दोनों इस वक्त हैं, लेकिन मेरी मुराद ये कि जो भी इसको देख रहा है, जो भी सुन रहा है, वो अभी बैठे बैठे फैसला कर ले कि भाई मेरी तरफ से अगर मैं दफ्तर का क्लर्क हूं ना, तो मैं उस तरह का क्लर्क बनूंगा जिस तरह का एक मुहज्जब कौम का बा किरदार क्लर्क होना चाहिए। ठीक है, अब डॉक्टर साहब, अब आपको ये रियलाइजेशन है कि आपने बेहतर होना है, मुझे ये रियलाइजेशन है कि भाई मैं कम से कम ऐसा कोई काम ना करूं कि जो शायद एक पाकिस्तानी को जेब ना दे और फिर उसके ऊपर मुसलमान को जेब ना दे। लेकिन ये टेम्पलेट अब आएगा कहां से जिसकी आप बात कर रहे हैं? ये टेम्पलेट इंडिविजुअल शुरू करने, हम सबको शुरू करना पड़ेगा, इसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये गिरे हुए मकान की एक एक ईंट को उठाना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले मैं दुस्तगी का अमल अपने आप से तो शुरू करूं। बिल्कुल बिल्कुल, चैरिटी बिगिंस एट होम। बिस्मिल्लाह करूं। बिल्कुल, चैरिटी बिगिंस एट होम। और इसी पॉइंट पे आज के प्रोग्राम का हम इख्तिताम करेंगे। इमाम अहमद बिन हंबल का जो कॉल आपने, उससे बेहतरीन एंड तो आज की डिस्कशन का हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब का। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और यही कहा कि रवैयों को औरों के बदलने के बजाय पहले अपने रवैये की तरफ गौर करें, अपने गिरबान में झांक के देखें कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमारा रवैया इस काबिल है कि हम दुनिया में जाकर खुद को ये कहें कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ। हमारी कौम क्यों नहीं खड़ी हो सकी, ये बड़ा आइडेंटिफाई करने की हमने कोशिश की है आज। हमारा कोई नेगेटिव किस्म का सेगमेंट करने का या किसी की दिल आज़ारी करने का मकसद नहीं था। जब तक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक उसका सलूशन नहीं ढूंढा जा सकता। हमने कोशिश की है कि हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें ताकि हम सब मिलकर इसका सलूशन ढूंढें और पहले अपने आप को ठीक करें। वज़ीर आज़म क्या कर रहा है उससे सवाल हम बाद में पूछेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही नाजरीन। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर्स टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और दोबारा मैं कहूँगी प्रोग्राम के अख्तिताम पे, होप्स हाई। बेहतरीन साल नहीं था लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इट इज़ एंड ऑफ द वर्ल्ड। होप्स हाई नाजरीन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।